ज्योति, जो कि एक फौजी ऑफिसर थी, सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी हिम्मत के साथ अपनी देश की रक्षा करने के लिए खड़ी रहती थी। ज्योति 2 हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर वापस आती है। परिवार में ज्योति की सास अलका देवी और ज्योति का पति विनोद, जो कि एक डॉक्टर था, तो वही ज्योति की देवरानी मानसी, जो कि विधवा थी, वह घर में ही रहती थी। पूरे घर को ज्योति की गैर मौजूदगी में मानसी नहीं संभाल पाती थी। जब पूरे घर को पता चलता है कि ज्योति वापस आ रही है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ज्योति सबसे पहले आकर अपनी सास के पैर छूती है, जिसके बाद अलका ज्योति से कहती है, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बहू, और आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। पहले हाथ मुंह धो ले, कुछ खा पी ले, उसके बाद हम फुर्सत में बैठकर बातें करेंगे। ठीक है माँ जी, मैं जाकर जरा मुंह हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद हम खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद ज्योति अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी अलका ज्योति से कहती है, अरे बहू, मैं क्या बोल रही थी कि तू जो काम कर रही है ना, उसे अब छोड़ दे। घर गृहस्थी संभाल। पति के प्रति भी पत्नी की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अब तो सारा दिन फौज में ही देश की सेवा में लगी रहती है। पति की सेवा कब करेगी? हाँ, शादी को 5 साल हो गए और अभी तक तुम्हारी कोई औलाद भी नहीं है। माँ जी, मुझे ना अपने देश से भी बहुत प्यार है और आप लोगों से भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूं। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी वर्दी है और विनोद को ये बात पहले से मालूम थी, इसीलिए हम दोनों ने भविष्य में एक होने का फैसला लिया। लेकिन शादी हो जाने के बाद मैं अपने देश के प्रति जो प्यार है उसे जाया नहीं कर सकती ना। अब एक बात बता, फौजी जो होते हैं क्या वही देश से प्यार करते हैं? हम भी तो अपने देश से प्यार करते हैं ना, तो तू भी दूर दूर से प्यार कर ऐसे। माँ जी, यही तो फर्क है ना इस प्यार में। जब आपको सच में देश से प्यार हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ना परिवार, ना अपनी चिंता, ना कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये नजर आएगा कि आपको देश की सेवा करनी है। ज्योति और अलका की बहस सुनने के बाद मानसी कहती है, माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और अगर ये फौजी देश की रक्षा न करे तो हमारा देश तो यूं ही बर्बाद हो जाएगा। न जाने कितने आतंकवादी, कितने टेररिस्ट घुसकर हमारे देश में हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे। माँ जी, अच्छा चलो, अब इस बात पर कभी और बहस कर लेना। खाना हो गया सबका, अपने अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था। अलका बार बार ज्योति को फौज में जाने से मना करने लगती है। अरे बहू, अभी भी मौका है, इस्तीफा दे दे और घर में रह के घर संभाल, अपना परिवार बना। आखिर कब तक देश की सेवा करती रहेगी? परिवार के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? माँ जी, एक ही बात को लेकर बार बार बहस करना कहाँ तक ठीक है? ऐसे ही अब ज्योति की छुट्टियां खत्म हो जाती है। उसे अगली सुबह बॉर्डर पर जाना था और रात को ही अलका सीढ़ियों से गिर जाती है। उसका एक पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। ज्योति को मजबूरन अपनी सास की इन हालातों में छोड़कर बॉर्डर पर जाना होता है। ये देखकर विनोद और अलका दोनों को बहुत बुरा लगता है। ना जाने क्या ऐसी बहू मिली है मुझे, यहाँ मेरा पैर टूट गया और उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्या विनोद, तुझे अभी भी लगता है कि मैं गलत हूँ? नहीं माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि ज्योति ना मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझती है और ना ही मेरे परिवार को। क्या फायदा ऐसे शादीशुदा रिश्ते में रहने का जहाँ ससुराल के प्रति, परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी ही न समझे आपका पार्टनर। मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले अब, और उसे बोल दे कि जितनी देश की सेवा करनी है वो घर परिवार के चक्कर में ना पड़े, कर ले। हाँ। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। मानसी अब विनोद का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगती है। ये सब देखकर अलका के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना विनोद और मानसी की शादी करवा दी जाए। देखा विनोद, मैं सोच रही थी मानसी भी विधवा है और बेचारी विधवा होने के बाद भी हम लोगों की कितनी अच्छे से सेवा करती है। उसने कभी भी दूसरी शादी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बारे में सोचे ना। मैं तो कह रही हूँ कि मैं तेरी और मानसी की शादी करवा दूं। तुम्हारी पत्नी का रहना ना रहना तो वैसे भी बराबर ही है। माँ, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हो। जो आपको ऐसी बुरी हालत में छोड़कर चली गई, वो घर की बहू बनने लायक या फिर मेरी पत्नी बनने लायक है ही नहीं। इसलिए मैं भी अब उसके साथ खुश नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं मानसी से बात कर लेती हूँ और मुझे लगता है कि मानसी भी हाँ ही कहेगी। इस तरह से विनोद और मानसी भी शादी को तैयार हो जाते हैं और हंसी खुशी उनकी शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बाद ज्योति फिर से अपने ससुराल आती है छुट्टी बिताने।
जब वो मानसी के मांग में सिंदूर देखती है तो कहती है, अरे मानसी, तुमने शादी कर ली क्या? हाँ, मेरी शादी हो गई है और कुछ महीने भी हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ और अपनी सासू माँ के साथ। लेकिन तुमने किससे शादी की है ये तो बताओ। रुको, मैं अभी आपको अपनी सास और पति दोनों से मिलवाती हूँ। तभी वहाँ पर विनोद और अलका आते हैं। इसके बाद मानसी कहती है, मैंने विनोद जी से शादी कर ली है और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। ससुराल की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सब कुछ मैं अच्छे से निभा रही हूँ। मेरे ससुराल वालों को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। क्या तुमने मेरे ही सुहाग से शादी कर ली? तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? देख, मेरी बहू को कुछ भी बोलने से पहले ना 50 बार सोच लेना। तू जा बॉर्डर पर, वहाँ जाकर देश की सेवा कर। अब तेरा और हमारा कोई नाता नहीं है। देखो ज्योति, माँ और मानसी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। शादी के बाद तुमने हमारे साथ कितना समय बताया है? मुश्किल से 1-2 महीना, और हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। तुम ज्यादातर समय अगर फौज में ही रहोगी तो तुम्हारा रहना ना रहना बराबर ही है। इससे बेहतर यही है कि तुम अपने काम में ही रहो। अलका, मानसी और विनोद तीनों की बातें सुनने के बाद ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उनसे कहती है, ठीक है, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं तो मैं आप लोगों को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। और अगर मेरी देवरानी को मेरी सौतन बनने में खुशी मिलती है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर पे जा रही हूँ। अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा करने में लगा दूंगी और आप लोग हमेशा खुश रहना। हम तेरे जाने के बाद बहुत खुश रहेंगे। अब तू यहाँ से जा और तुझे जितनी देश की सेवा करनी है कर। हाँ। ज्योति हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर पर चली जाती है और अकेले ही अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है और अपने देश की सेवा करती है। आशा एक विधवा औरत थी जो सरकारी स्कूल में बच्चों को खाना बांटा करती थी। इसी तरह से आशा ने अपनी अपाहिज बेटी सिया का पालन पोषण किया था। अब सिया बड़ी हो चुकी थी, पर क्योंकि सिया अपाहिज थी इसलिए आशा को हर समय उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन आशा की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे आशा बहन, तू अपनी सिया की शादी नहीं करवाना चाहती या सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में ही रखना चाहती है? अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो चाहेगी कि उसकी बेटी की विदाई ना हो? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो, उसकी विदाई हो और वो भी अपना ससुराल संभाले। लेकिन तुम तो जानती हो ना सब। अरे मैं जानती हूँ बहन कि सिया बेटी चल नहीं सकती, वो अपाहिज है, पर भूल मत हमारी सिया हर चीज में सर्वगुण संपन्न है। और रही अपाहिज की बात, तो दुनिया में सिया के अलावा भी बहुत लोग अपाहिज हैं, पर उनकी भी तो शादियाँ होती हैं। बहन, अगर तुम्हारी नजर में मेरी बेटी के लायक कोई लड़का हो तो जरूर बताना। अरे आशा बहन, मेरा तो काम ही है लोगों की शादी करवाना, इसीलिए तो तेरे घर आई थी। सिया बेटी बहुत सुंदर है, तू देखना उसकी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। मैं फिर आऊंगी और हाँ, इस बार रिश्ता लेकर आऊंगी। इतना बोलकर आशा की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, पर ये सारी बातें सिया सुन लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें हमेशा यही चिंता सताती है ना कि मेरी कभी विदाई होगी या नहीं। देखो आंटी ने इसका जिम्मा ले लिया है, इसीलिए अब आप टेंशन लेना बंद कर दो। बेटा, कोई तेरी चाहे कितनी ही मदद क्यों ना कर ले, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। इसीलिए मुझे तेरी शादी की चिंता सताती रहती है। जब तक मैं अपनी आंखों से तुझे तेरे ससुराल में खुश ना देख लूँ, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर आशा की पड़ोसन आशा से मिलने उसके घर आती है। आशा बहन, मैंने कहा था ना इस बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगी। देखो, मैं अजय नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का और उसका परिवार बहुत अमीर है, पर लड़के में एक कमी है। क्या कमी? कैसी कमी? आशा बहन, मेरी बात को समझना। सिया बेटी भले ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, पर है तो अपाहिज ही ना। और भला एक अपाहिज लड़की से कौन शादी करता है? इसीलिए बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, बस लड़का सुन नहीं सकता। क्या लड़का बहरा है? भला मेरी बेटी एक बहरे के साथ कैसे रहेगी? वो खुद एक अपाहिज है। आशा बहन, जैसे तुम लड़के में कमी देख रही हो, वैसे लड़के वाले भी तो लड़की में कमी देखते हैं। तुम्हारी बेटी अपाहिज है और इस बात को तुम स्वीकार कर लो। ऊपर से तुम गरीब हो, इतना दहेज नहीं दे पाओगे। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, वो ज्यादा दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। बस मेरी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुश रहे। क्योंकि सिया अपाहिज थी इसलिए आशा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, पर शायद सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी।
क्योंकि सिया अमित नाम के किसी लड़के से प्यार करती थी। पर सिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में अपनी माँ से बात करे। बहुत जल्द लड़के वाले सिया को देखने आते हैं और उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाते हैं। सही कह रही थी तुम्हारी पड़ोसन, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। भले ही अपाहिज है पर कमी हमारे बेटे में भी है, इसलिए हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं, वरना हमारा बेटा बहरा होकर भी किसी चीज में कम नहीं है। आप सही कह रही हो बहन, वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। चलिए अच्छी बात है, आपको हमारा लड़का पसंद है और हमें आपकी लड़की। अब बहुत बातें कर ले, कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। क्या लेन देन की पर क्या बहन, अब आप अपनी बेटी की शादी करोगी तो क्या उसकी शादी खाली हाथ करोगी? वैसे भी तुम जो भी दोगी अपनी बेटी को दोगी, हमें थोड़ी ना। आखिर हम तुम्हारी बेटी पर एहसान कर रहे हैं, बदले में तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम अपनी बेटी की विदाई अच्छे से करो। इसीलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 लाख कैश दे देना। क्या 3 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मुझ जैसी गंवार औरत कहाँ से इतने पैसे लाएगी? मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी का पालन पोषण किया है। अगर तुम इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती तो भूल जाओ अपनी बेटी की विदाई। हम किसी और लड़की से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देंगे। हमारे बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां लाइन में बैठी हैं। वो तुम्हारी बेटी सुंदर है, इसलिए हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। आशा इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। साथ ही साथ आशा को इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा न हो इस रिश्ते के टूट जाने से सिया की कहीं शादी न हो, इसलिए आशा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, साथ ही साथ दहेज की रकम के लिए भी। चलिए फिर ये रिश्ता पक्का हो गया। अब बहुत जल्द आप अपनी बेटी की विदाई कर देना, ताकि हम आपकी बेटी को विदा करके अपने घर की बहू रानी बना सके। इस तरह से सिया का रिश्ता हो जाता है। समय बीतता जाता है और बड़ी मुश्किलों से आशा शादी की सारी तैयारियां कर लेती है, पर वो 3 लाख का इंतजाम नहीं कर पाती। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? बेटा, कल तेरी शादी है। कल तू विदा हो जाएगी और अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ 2 लाख रुपए ही जमा कर पाई हूँ। 10 लाख कहाँ से लाऊं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, आखिर तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? जो होगा अच्छा होगा, और ऐसे ही समय पर पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस तरह से सिया अपनी माँ को समझाती है, पर माँ तो माँ होती है। अगले दिन सिया की शादी थी। सारी तैयारियां अच्छे से हो चुकी थी, पर शादी के मंडप पर ही सिया की होने वाली सास आशा से दहेज की रकम मांगती है। बहन, दहेज की रकम विदाई के बाद दोगी क्या? अब तो कुछ देर में फेरे भी होने वाले हैं। अब तो दहेज की रकम दे दो। जब तक दहेज नहीं दोगी तब तक शादी नहीं होगी, याद रखना। बहन, मैंने दहेज के पैसे जमा कर लिए हैं। 10 लाख रुपए की कमी है। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, बस मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट ना आए। मेरी बेटी की विदाई हो जाने दो, मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। माफ करना बहन, पर सारी बातें पहले ही हो चुकी थी और मैं बिना दहेज की रकम लिए एक अपाहिज और गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। चल बेटा, दहेज की रकम जमा हो जाए, उस दिन बुला लेना, आ जाएंगे शादी के लिए। आप जैसी लालची घमंडी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आपका बेटा खुद बहरा है और आप दूसरी लड़की पर उंगली उठा रही हो। आपको क्या लगता है आपका बेटा सिया से शादी नहीं करेगा तो क्या सिया की विदाई नहीं होगी? मैं करूंगा सिया से शादी, और मैं आपके बेटे के मुकाबले ज्यादा अच्छा हूँ। अमित, तुम क्या कह रहे हो? बस करो सिया, मैं सच और नहीं छुपा सकता। आंटी जी, मैं और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर कभी आपसे कह नहीं सके। पर आज सिया के साथ ये सब होता देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। सिया की विदाई होगी और आज ही होगी, बस आपकी आज्ञा चाहिए। अमित की अच्छाई देखकर आशा मना नहीं कर पाती और अपनी बेटी की शादी उसी मंडप पर अमित से करवा देती है, जिसके बाद लड़के वाले मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। और इस तरह से बड़े ही अच्छी तरीके से आशा अपनी अपाहिज बेटी की विदाई करती है और सिया भी अमित के साथ खुशहाल जिंदगी जीती है। ये कहानी जूनागढ़ नाम के एक गांव की है, जहां से धीरे धीरे करके लोगों के घर से उनके जानवर कभी मुर्गा तो कभी बकरा आदि करके गायब होने लगे थे। ऐसे ही एक रोज अनिल के घर से उसकी बकरी गायब हो जाती है। अगली सुबह जब अनिल अपनी बकरी को देखने जाता है तो वो देखता है
कि उसकी बकरी गायब हो चुकी है। जिसके बाद अनिल जोर जोर से रोने लगता है। अनिल के रोने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले उसके पास आते हैं। रघु नाम का एक व्यक्ति भी उसके पास आता है। मेरी बकरी चोरी हो गई। मैंने सोचा था इस बकरी के जरिए मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, पर मेरी तो किसी ने बकरी ही चुरा ली। अरे अनिल भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अब भला कोई तुम्हारी बकरी क्यों चुराएगा? अरे तुम्हारी बकरी इधर उधर चली गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। हो सकता है तुम्हारी बीवी उसे कहीं ले गई हो। अरे मेरी बीवी तो मायके में है। इतना बोलने के बाद अनिल रघु को देखता है और उसे देखते ही अनिल उससे लड़ने लगता है और बोलता है, तूने ही मेरी बकरी चुराई है। सच बोल, तूने ही चुराई है ना मेरी बकरी? क्यों चुराई मेरी बकरी? मुझे मेरी बकरी वापस दे। अनिल तू क्या बोल रहा है? अब मैं भला तेरी बकरी क्यों चुराऊंगा? अब मेरे पास तो खुद इतने सारे जानवर हैं। मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए तूने मेरी बकरी चुराई है, क्योंकि कल हम दोनों की लड़ाई हुई थी और तूने मुझे धमकी दी थी कि तुम मुझसे मेरी बकरी छीन लोगे। अनिल तू कल बहुत ज्यादा इतरा रहा था, अब बस इसीलिए मैंने गुस्से में ये बात कही थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तेरी बकरी चुरा लूंगा। अरे यार, मेरे पास तो पहले से ही इतने सारे जानवर हैं, बकरी, गाय, भैंस और भी बहुत जानवर हैं। अब मैं भला तेरी बकरी क्यों चुराऊंगा? दोनों के बीच हाथापाई होने लग जाती है। तभी गांव के सरपंच उन दोनों के बीच की लड़ाई जैसे तैसे शांत करवा देते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह रघु के पास कुछ जानवर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद रघु अनिल के पास जाता है और जाकर उससे लड़ने लग जाता है और बोलता है, तुझे समझ नहीं आता मेरी बात? जब मैंने एक बार कह दिया ना कि मैंने तेरी बकरी नहीं चुराई, तो फिर तूने मेरे जानवर चुराए क्यों? मेरे जानवर वापस कर। मैंने तेरे कोई जानवर नहीं चुराए। मैं तेरी तरह चोर नहीं हूँ। यकीन नहीं आता तो मेरे घर की तलाशी ले ले। एक बार फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और गांव का सरपंच आकर उन दोनों की लड़ाई को खत्म करवा देता है। परंतु जानवर गायब होने का ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और सब लोगों को समझ आ जाता है कि ये किसी गांव वाले का काम नहीं है, ये कोई चोर है जो उनके गांव के जानवर चुरा रहा है। सब गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए सरपंच के पास थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं, पर रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी चोर का कुछ अता पता नहीं चलता। जिसके बाद सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं, ये चोर जो भी है बहुत ही शातिर है। अब हम सबको ही मिलकर कुछ न कुछ करना चाहिए। हमें एक काम करना चाहिए। आज रात को हम ना सोकर हमें अपने जानवरों की पहरेदारी करनी चाहिए। आज रात को जब वो चोर हमारे गांव में जानवर चुराने आएगा, तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। रघु सही बोल रहा है, हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद सारे गांव वाले रात भर जाग कर पहरेदारी करने लगते हैं, परंतु फिर भी उनके घर से उनके जानवर चोरी हो जाते हैं। किसी के घर में मुर्गा चोरी होता है तो किसी की बकरियां घर से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले अपने सर पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं और सुबह सरपंच के पास जाकर गांव के सरपंच से बोलते हैं, ये चोर तो बहुत ज्यादा शातिर है। हम लोगों की इतनी कड़ी पहरेदारी के बाद भी और थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी ये चोरी कर गया। अब इस चोर को हम कैसे पकड़ेंगे? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो सभी गांव वालों, मेरे पास एक और आइडिया है। मेरी आप सभी गांव वालों से विनती है कि आप सभी आज के आज अपने जानवरों को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दो। रात में जब चोर चोरी करने आएगा और वो किसी के घर में जानवर नहीं पाएगा तो वो बौखला जाएगा और जानवर चोरी करने के लिए पूरे गांव में घूमेगा। और जब वह पूरे गांव में जानवर ढूंढने के लिए घूमेगा, तब हम एक जानवर गांव में छोड़ देंगे और जैसे ही वो उस जानवर को पकड़ेगा, हम सभी उस चोर को पकड़ लेंगे। तो क्या आप सब मेरा साथ देने को तैयार हो? हाँ हाँ सरपंच जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। हम सब भी तैयार हैं। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इसके बाद सभी गांव वाले ठीक ऐसा ही करते हैं और अपने अपने जानवरों को अपने रिश्तेदारों के घर पर छोड़ आते हैं और सरपंच अपनी एक बकरी गांव के बीच चौराहे पर छोड़ देता है।
रात को सभी लोग अपने घर में छुपकर उस बकरी की पहरेदारी करने लगते हैं। तभी रात को एक भूत आता है और बकरी को देखकर खुद से बोलता है, लगता है शैतान के देवता आज मुझसे बहुत ज्यादा खुश हैं, तभी ये मासूम बेचारी बकरी अकेली गांव में घूम रही है। अब मुझे गांव के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आज इस बकरी को मैं उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। सभी गांव वाले भूत को देखकर डर जाते हैं और अपने घरों में छिपे रहते हैं। भूत बकरी को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी गांव का पंडित मंत्र पढ़ता हुआ बाहर आता है और गंगा जल लेकर उस भूत के ऊपर छिड़क देता है, जिसके बाद वह कसाई उस बकरी को छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले बाहर आते हैं और पंडित जी उस भूत से बोलते हैं, कौन हो तुम जो गांव के सभी जानवरों को अपने साथ उठाकर ले जाते हो? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा नाम लल्लू है, मैं लल्लू कसाई हूँ। मैं इस गांव में अपनी मीट की दुकान चलाता था। यहाँ पर कुछ और भी कसाई थे। मैं नया इस गांव में आया था, परंतु मेरी कमाई बहुत अच्छी हो रही थी, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करके अपने मटन को बेचा करता था। परंतु यहाँ के जो पुराने कसाई थे, उनको मुझसे और मेरी तरक्की से नफरत होने लगी थी। उन लोगों को मेरी तरक्की देखी नहीं गई। और एक दिन कल्लू कसाई आया और उसने मेरे गले पर छुरा रखकर मुझसे बोला, तू जब से आया है तब से मेरा धंधा चौपट हो गया है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो तू खुद एक मटन चिकन बन जाएगा और लोग तुझे खा जाएंगे। मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ मेरी अच्छी कमाई होती है। लल्लू कसाई कल्लू कसाई को मना कर देता है और कल्लू कसाई उसकी गर्दन काट देता है और उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके मीट में मिलाकर बेच देता है। बस तभी से मेरी आत्मा भटक रही है उस कल्लू कसाई की गर्दन काटने के लिए। परंतु जब मैं भूत बनकर इस गांव में उससे अपना बदला लेने आया तो मुझे पता चला कि मेरी मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उसकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। पर मैंने अपने भूत लोग में अपने साथियों को मटन चिकन खिलाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं एक भूत हूँ। इसीलिए मैं बकरे या मुर्गा आदि नहीं खरीद सकता। इसीलिए मैंने इसी गांव में चोरी करना शुरू कर दिया, ताकि उन सभी आत्माओं को शांति मिल सके जिनके घर वाले उन्हें खाने को नहीं देते, जिनके घर वाले ना कोई पितृदान करते हैं, ना ही कोई उनके लिए श्राद्ध करता है। वे सभी भूत भूखे हैं। बस उन्हीं के लिए मैंने इस गांव से जानवर उठाने शुरू कर दिए, ताकि मैं उनकी भूख शांत कर सकूं। तुम चोरी करना बंद कर दो। हम सभी गांव वाले तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए और तुम्हारी भूत मंडली के लिए पिंडदान करेंगे, ताकि उनकी भूख शांत हो सके। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, परंतु अगर इन गांव वालों ने या तुमने ऐसा नहीं किया तो इस बार मैं जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को अपने साथ पकड़ कर ले जाऊंगा और उन्हें मारकर अपने साथियों को खाने को दे दूंगा। हम सभी गांव वाले तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बस तुम हमारे जानवरों को मारना और उनकी चोरी करना बंद कर दो। जिसके बाद वो भूत अपने भूत लोक चला जाता है और सभी गांव वाले उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसके साथियों के लिए पूजा करवाते हैं, साथ ही पितृदान भी करते हैं। जिसके बाद लल्लू कसाई कभी भी उनके गांव नहीं आता और ना ही उनके जानवरों को मारता है और सारे गांव वाले एक बार फिर से शांति से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।